वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का एसएसटी चैप्टर नंबर 19 आवर स्टेट गवर्नमेंट्स। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ जिसमें हमने पढ़ा था द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। इसमें दो असेंबली होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो हर सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये सिर्फ 5 स्टेट्स में है, बाकी सब में सिर्फ 1 हाउस है, एक ही सदन है लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। इसके मेंबर्स जो है 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इनका 1/3 एवरी 2 ईयर्स में रिटायर कर जाता है। जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो 5 ईयर्स के लिए उसका टर्म होता है और वो पूरी तरह से 5 ईयर्स के बाद डिज़ोल्व हो जाता है। और इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स के बारे में, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक है द गवर्नर। तो जिन बच्चों ने पिछला टॉपिक नहीं पढ़ा है वो जा करके इसका पार्ट 1 देख लें। आज हम शुरू करते हैं द गवर्नर। द गवर्नर दैट इज़ राज्यपाल। गवर्नर को हिंदी में राज्यपाल कहा जाता है। इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो 5 ईयर्स के लिए गवर्नर को अपॉइंट करता है। ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो इंडिया का प्रेसिडेंट करता है। और कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए, और इसे राज्यपाल भी कहा जाता है। नॉर्मली द गवर्नर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ अपॉइंटेड। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गवर्नर जिस स्टेट से बिलोंग करता है उस स्टेट में अपॉइंट नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे स्टेट में वो अपॉइंट किया जाता है। यानी कि जिस स्टेट का वो रहने वाला है, जहाँ का निवासी है, उस स्टेट में उसको गवर्नर नहीं बनाया जाता है, बल्कि दूसरे स्टेट में बनाया जाता है। The state administration is carried out in the name of the governor, whereas the real power lies with the chief minister and his council of ministers. जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन जो चलाया जाता है, शासन व्यवस्था जो चलाई जाती है, वो गवर्नर के नाम पे ही चलाई जाती है। लेकिन जो रियल पावर होती है वो किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होती है। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द सेंटर, जिस तरह से सेंटर में, केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से गवर्नर आल्सो परफॉर्म मैनी फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। तो जिस तरह से सेंटर में इंडिया में का जो प्रेसिडेंट है, उसी तरह से स्टेट में गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से बहुत सारे कार्य वो करता है। अब देखिए इसके फंक्शन पावर्स देखते हैं, गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं। The governor appoints the leader of the majority party or the coalition as the chief minister. गवर्नर जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, इलेक्शन जो जीत के आती है, जो भी पार्टी उसमें जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है, ज़्यादा जिसके कैंडिडेट जीत के आते हैं, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट नहीं जीत के आते हैं तो जो उनमें फिर क्या होता है, 2-3 पार्टी मिल करके कोलिशन यानी कि गठबंधन करती है, तो वैसे फिर वो मेजोरिटी पा लेती है। तो ऐसे पार्टी के जो लीडर होता है उसे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज़ आल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो देखिए जो मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर हैं उसको अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर के रूप में, और जो चीफ मिनिस्टर जब अपॉइंट हो जाते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स को उन चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिसेज इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं हाई ऑफिसेस के स्टेट लेवल पे, वे सभी को गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। ही कैन एड्रेस समन एंड डिज़ोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं, स्पीच देते हैं, उसको समन करते हैं और डिज़ोल्व भी करते हैं। एवरी बिल which the state legislative assembly passes become a law only after the consent of the governor। जितने भी बिल पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वे सभी के सभी गवर्नर की सहमति के बाद ही लॉ बन पाते हैं। लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रेसिडेंट की तरह ही द गवर्नर कैन आल्सो इश्यू एन ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। तो जिस तरह से इंडिया का प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लागू करता है, उसी तरह से स्टेट में जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो उस समय गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है।
द गवर्नर कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू ए क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल्स। राज्य के जो भी रूल्स हैं उसके अंदर जो भी क्रिमिनल को जो भी पनिशमेंट दी गई है तो उस पनिशमेंट को गवर्नर रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है या फिर उसे क्षमा भी कर सकता है। द गवर्नर आल्सो हैज़ सम डिस्क्रिशनरी पावर्स। गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं, यानी कि सेल्फ डिसीजन की पावर भी होती है, यानी कि वो हर बार चीफ मिनिस्टर के सजेशन पे ही काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका कुछ सेल्फ डिसीजन का भी पावर होता है, विच ही और सी कैन एक्सरसाइज ऑन हिज या हर ओन विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका वो यूज़ बिना चीफ मिनिस्टर और बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन के, उनके एडवाइस के बिना वो अपने सेल्फ डिसीजन के आधार पर उसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया। एग्ज़ाम्पल के लिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना है तो इसके लिए वो गवर्नर ही प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है, उसको सलाह उनको बताता है कि इस स्टेट में आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, क्योंकि इस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। द यूनियन टेरिटरीज़ और अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। कुछ यूनियन टेरिटरीज़ जो कि अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। और उसके बाद चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं यहाँ का शासन संभालने के लिए, और ये सारे के सारे शासन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं। अब हमारा है डू यू नो। C. Rajagopalachari was the last Governor General of Free India for 20 months. After him, the title of Governor General was abolished and replaced by the President of India. तो जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय यहाँ पर जो पोस्ट हुआ करते थे वो प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं होते थे, बल्कि गवर्नर जनरल का पोस्ट होता था। तो जब वे इंडिया छोड़ के चले गए तो जाते समय उन्होंने C. राजगोपालाचारी है उनको ये पोस्ट हैंड ओवर किया, और वहाँ का इंडिया का गवर्नर जनरल जो है वो C. राजगोपालाचारी को बनाया। तो जब इंडिया फ्री हुआ तो फ्री इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो C. राजगोपालाचारी थे, और ये 20 मंथ्स के लिए थे, क्योंकि उसके बाद ही इलेक्शन वगैरह होने में टाइम लगे, मेंबर्स इलेक्ट होके आए, असेंबली बनी, तब तक ये यहाँ इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर इस टाइटल को, ये जो गवर्नर जनरल का टाइटल है, इसे समाप्त कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पे, यानी कि अब इस पोस्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह रिप्लेस कर दिया गया। द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसमें हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शंस हैं। द चीफ मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अधिकारी है। ही इंजॉयज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, या रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स का उपयोग करता है, यानी रियल में शासन करने की जो पावर है वो इसी के पास होती है और ये इसे यूज़ कर सकता है। ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच एक लिंक का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका गवर्नर है, ये आपका चीफ मिनिस्टर है, और उसके बाद आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो ये गवर्नर को सजेशन देता है और फिर ये गवर्नर इसे सजेशन देता है, और फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच और इनकी बात को गवर्नर के बीच पहुंचाना। तो इस तरह से ये बीच में इन दोनों के बीच एक लिंक का काम करता है। फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस। एडमिनिस्टर्स एंड मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फर्स्ट देखिए काम क्या है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और वहाँ का प्रशासन को चलाना, शासन व्यवस्था को चलाना। एग्जीक्यूट्स लॉज एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जो
लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा बनाए गए लॉज और जो भी डिसीजन दिए गए हैं, साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी जो दिए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको लागू करवाना। फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़, जो भी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनी गई हैं उन्हें फॉर्मुलेट कराना, उन्हें बनाना। गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर को एडवाइस भी देना। मेक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में ऑन कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर उस सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉज बनाना स्टेट लेजिस्लेचर की हेल्प से लॉ बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा डू यू नो देयर आर 610 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच आर एडमिनिस्ट्रेड बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। इंडिया में टोटल 610 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए हर स्टेट पहले इंडिया स्टेट्स में बटा हुआ है, फिर हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं, तो उस तरह से टोटल डिस्ट्रिक्ट 610 हैं। और सभी स्टेट्स के जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस स्टेट की गवर्नमेंट या उस यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट जो है वो चलाती है। यूनियन टेरिटरीज द एरियाज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे क्षेत्र जिनका प्रशासन डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। दे आर और ये हैं हमारे कितने हैं, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और ये दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला करके एक बना दिया गया है। तो एक ये हो गया चंडीगढ़, दिल्ली, और इसके बाद इसमें दो और ऐड कर लिए, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो हमारा टोटल 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट्स हैं। Such areas are small in size and population with the exception of Delhi, the capital of India। तो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, उसे छोड़ करके ये जितने भी एरिया हैं इनका एरिया जो है वो बहुत ही छोटा और पॉपुलेशन कम होती है। इट इज़ नाउ कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसीलिए इसे दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NCT दिल्ली कहा जाता है। इट एन्जॉयज ए स्पेशल स्टेटस अनलाइक अदर यूनियन टेरिटरीज वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर और ए चीफ कमिश्नर ओनली। तो अन्य जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ का प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर चलाते हैं उसकी तुलना में मतलब उससे ये अलग यहाँ पर इस दिल्ली में जो है वो सिर्फ एक दिल्ली में इसका एक स्पेशल इसको स्टेटस मिला हुआ है। यहाँ का प्रशासन कैसे चलता है, तो दिल्ली हैज़ एन इलेक्टेड असेंबली, इसको एक इलेक्टेड असेंबली होती है एंड ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होती है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर एक इलेक्टेड असेंबली भी होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है, साथ ही साथ यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होता है। तो ये इसको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है कि बाकी अन्य यूनियन टेरिटरी की तुलना में। डू यू नो द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट के गवर्नर को उस स्टेट का गवर्नर तो अपॉइंट कर सकता ही है, साथ ही साथ उस स्टेट से लगे हुए सटे हुए कोई अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर भी उसे अपॉइंट कर सकता है। यानी एक साथ दो स्टेट्स का वो, जैसे कि एक स्टेट का गवर्नर है और दूसरे बगल में ही अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का उसे एडमिनिस्ट्रेटर भी बना सकता है, अपॉइंट कर सकता है। India is a federation with a strong center. Let us understand the working of Indian Federation with the help of the following chart। तो इंडिया का जो फेडरेशन सिस्टम है आप इस फ्लो चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर में हमारा है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को का प्रशासन चलाता है। उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट में बटे हुए हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल पर प्रशासन चलाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में बचे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हर स्टेट डिवाइड है डिस्ट्रिक्ट में और वहाँ का प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चला जाता है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके बाद उनका प्रशासन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चलाया जाता है, जो कि पंचायत के नाम से जाना जाता है।
तो आपका चैप्टर 19 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आज। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। जल्द ही इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।